हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। हाँ जी, कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो मेरे भाई इस क्लास में सीखेंगे, ये आपका देखिए हेडिंग दिला है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का जो कि कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक है, उस पर चर्चा करेंगे मेरे भाई। वो भी बहुत शून्य बटा सन्नाटा, जो बंदा कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए वीडियो जो है कि बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे हम जो बेसिक लाया हूँ मेरे भाई, जोड़ घटाव के नियम से लेकर के जो है कि आपको बताया जाएगा, बोर्ड मास तक का नियम को बताया जाएगा। उसके साथ साथ बीजगणित गणित का जो भी इस चैप्टर में जो भी फार्मूला का यूज होगा, उन सभी पर डिस्कस अच्छी प्रकार से होगा। एल्गोरिथम का फार्मूला यूज होगा, वो सारा चीज़ का जो कि यहाँ पे व्यवस्था जुगाड़ कर दिया हूँ, ताकि जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको कहीं पे कोई चीज़ का भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े, है ना। और बाकी बात जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी जो कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होगा तो समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो कुछ नहीं जानता उसके लिए हम लेकर के आए हैं कि जोड़ और घटाव का नियम, किस प्रकार से जोड़ और घटाव का नियम को फॉलो करते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा मेरे भाई धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जोड़। क्या होता है मेरे भाई? जोड़। तो हमने यहाँ पे लिखा धनात्मक संख्याओं के साथ धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तब उत्तर हमेशा धनात्मक आता है। जी मेरे भाई, जब भी प्लस रहेगा तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, और उस समय उत्तर की बात करें तो उत्तर भी हमेशा प्लस में आता है। जैसे हमने बोला 3 + 4 तो 7, है ना। तो उस प्रकार से धनात्मक के साथ धनात्मक जोड़ते हैं, उत्तर हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है। अच्छा, छोटा सा देखिए नोट देख लीजिए, क्या लिखा है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धनात्मक का चिन्ह लगा रहता है, ध्यान में। यानी कि हमने बोला कोई संख्या जैसे 4 और 4 44 संख्या है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, ये पहले कुछ भी नहीं है, तो समझ लेना है कि प्लस का चिन्ह है। प्लस कभी दिखता नहीं है मेरे भाई। मेरे पॉकेट में कितना रुपया आपको दिखेगा नहीं, वही यदि हम कर्ज लेकर के आएंगे तो कोई मांग लेगा तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक जल्दी दिखता नहीं, कुछ नहीं दिखे, समझ लेना प्लस है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे भाई क्या कहता है। ये आपका 2 हो गया, 3, ये देखिए 2 नंबर पॉइंट है ना। लिखे मेरे भाई कि यदि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल है, यानी मेरे भाई हम बोले कि धनात्मक प्लस वाला भी शामिल हो और ऋणात्मक भी शामिल हो, तो हमेशा घटा देते हैं। यानी प्लस माइनस जब भी शामिल रहेगा तो लास्ट कतार में, लास्ट पोजीशन पे हमेशा घटा देते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट में बोले तो प्लस माइनस इक्वल हो जाता है माइनस, ये हमेशा घटेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसे 4 है -2 है, प्लस मान लेते हैं 4 है, -6 है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मेरे भाई हमने क्या बोला, ये चलिए एक ये इसको प्लस बना देते, या देखिए यहाँ पे और एक दे देते 2, ठीक है। हमने बोला कि ये देखिए थोड़ा सा इसको जोड़ने का नियम देखिए, माइनस वाला को सर्कल के अंदर रख लेते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस वाला को हमने सर्कल के अंदर रखा। अब बाकी बात है ये कुछ नहीं तो इसका आगे प्लस है। हमने बोला था प्लस वाला जुटता है हमेशा, तो बोलिए 4 4 8 8 6 14 हो जाएगा। अब -2 भी क्या होगा, हमेशा जुटेगा, ये बात ध्यान में रखना। हालांकि नीचे में पॉइंट में लिखा है, तो -2 हो जाता है, -4 हो जाएगा। जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, -4। अब देखिए +14 में 4 घट जाएगा, बचेगा 10। तो हमने क्या बोला कि हमेशा जब भी जोड़ और घटा रहेगा, यानी ऋणात्मक धनात्मक रहेगा तो घटता है। देखिए लास्ट पोजीशन पे ये घट गया ना, 14 में 4 घटा 10, तो ये माइंड में सेट रखना, ठीक है। चलिए छोटा छोटा मेरे भाई पॉइंट लिखा है यहाँ। देखिए फिर से हम नोट में लिखा कि जो संख्याएं बड़े होते हैं, ठीक है, उसके पहले जो चिन्ह रहते हैं वही चिन्ह लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं -4 है और +6 है, इसको घटा दो, माइनस प्लस है तो घटेगा हमेशा। हमने तो पहले बताया कि जब ऋणात्मक धनात्मक घटेगा तो घटा देंगे, तो बड़ा हम छोटा घटाइएगा, 6 में 4 घटेगा, बचेगा 2। अब यहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत वाली बात है कि -2 होगा या +2 होगा, तो उसके लिए हमने नोट में लिखा है कि जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ा आपका 6 है, 6 के पहले क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, या ना लिखे बात तो बरोबर है, तो 2 सिर्फ बोल सकते, क्लियर है। तो ये था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हमने क्या जुगाड़ लगाया आपके लिए कि जब 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक संख्या हो तब उसे जोड़ देते हैं। मेरे भाई जी हाँ, आपने से सुना, जब 2 हो जाए
या 2 से अधिक हो तो हमेशा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान में रखना, क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं और संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, यानी जोड़ देंगे लेकिन आंसर बोलने की पारी आएगा तो माइनस लगा करके बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि -2 -4 -2, तो 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक है, सब ऋणात्मक है, तो हमने बोला जोड़ देना है, तो 2 और 4 छो 2 8 होगा, 8 तो हो गया, लेकिन जो संख्या है इसके पहले माइनस का चिन्ह लगाते तो -8 होगा। तो हमने यहाँ वही लिखा कि जोड़ देते हैं और संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा देते, जोड़ दिए और माइनस का चिन्ह लगा दिए, हो गया। तो माइंड में सेट रखना कि 2 से अधिक ऋणात्मक को जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का। क्लियर है? चलिए नोट इसके लिए मैं फिर से तैयार किया हूँ। जैसे हमने बोला हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। जी मेरे भाई आपने सही सुना, जब भी घटाने की पारी आए तो बड़ा में छोटा घटा लेना, ठीक है। उसके बाद जो है कि संख्या देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके अनुसार से चिन्ह यूज कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या जुगाड़ लगाया हूँ कि देखिए हमने बोला है कि जब दशमलव के बाद के अंक, ठीक है, समान ना हो, यानी कोई संख्या है जो दशमलव के बाद समान नहीं है तो शून्य लगाकर समान कर देते हैं, फिर उसे जोड़ या घटा करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हमने बोला कोई संख्या जैसे कि 4.5 है और एक है 7.23 है, ठीक है, समझने का प्रश्न। यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ दशमलव के 1 डिजिट, तो आपको सेम कर लेना, जोड़िए 0 लगा देना और 2 डिजिट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि आप जोड़ का चिन्ह देगा तो जोड़ लीजिएगा, 3 0 हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा 7 और 7 4 हो जाएगा 11, 2 अंक के बाद दशमलव। तो इस प्रकार से जो कि फटाक से बन जाएगा और आसानी से आप हल कर लीजिएगा और आंसर जो कि निकालने में अटकिएगा नहीं। क्लियर है? तो ये हमने ये चीज़ का भी जुगाड़ लगाया आपके लिए। क्लियर है? अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए हमने और क्या जुगाड़ लगाया कि भिन्न, भिन्न किसे कहता है कि थोड़ा सा ये भी जान लेते, ठीक है। हमने लिखे जिसे अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर, ये ऊपर वाला को बोलेंगे अंश, अब बट्टा का चिन्ह तो आपको पता है कि इस प्रकार से बटा होता है, तो जिससे हम अंश बटे हर यानी कि p बटे क्यू जो परिमेय संख्या हमने बोला, परिमेय संख्या भी अभी देखेंगे मेरे भाई, बहुत डीप लेवल तक का जो कि यहाँ पे बेसिक आपका क्लियर होगा, ध्यान में रखना। हमने बोला कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे ही भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं, या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है ना। अर्थात जो परिमेय संख्या उसे भिन्न भी कर देंगे, जो परिमेय है वो भिन्न भी है, ध्यान में रखना। तो जैसे हमने बोला अंश बटे हर, अंश के स्थान पे 1 हो जाए, हर के स्थान पे 2 हो जाए, तो आपका क्या आ जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब हाँ ठीक है, और ऐसा रहे क्यू का मान यानी कि हर का मान मेरे भाई 0 नहीं होना चाहिए, भी ध्यान में रखना, हर का मान 0 नहीं होगा, 0 होगा तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए तो हमने जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, ये सब क्या आपका भिन्न है, इस सबको भिन्न हम कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए हमने क्या जुगाड़ लगाया आपके लिए कि जब शून्य में, देखिए हमने बोला कि जब शून्य में किसी संख्या से, ये देखिए मेरे भाई बहुत स्टूडेंट जो है ना, बहुत स्टूडेंट जो है कि जो होशियार रहता है वो भी गलती कर बैठता है। ये सब जो पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे, एक पॉइंट कोई ना कोई गलती अवश्य ही कर बैठते हैं। देखिए जब शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तब उत्तर हमेशा शून्य आता है। ये बात मतलब हमने बोला जब शून्य में किसी संख्या, यानी ये शून्य है ना, कोई संख्या है जैसे मान लेते हैं 4, या हम बोल सकते हैं 0/4, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इस प्रकार से जैसे बचपन में बनाए थे ऐसे बोल दीजिए, या 0/4 बोल सकते हो, कोई दिक्कत है। तो हमने बोला कि जब शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 0 में 4 से भाग देते हैं, तो उत्तर की बात करें तो हमेशा 0 आएगा। ध्यान में, जैसे ये शून्य है, 4 से भाग दीजिएगा तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 0 आ जाए, ये बात ध्यान में रखना। यानी कि अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट में लिखे कि जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या 3 है, ये तो 0 से भाग देंगे, है ना, तो उत्तर की बात बोले तो हमेशा अपरिभाषित होगा, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, कोई सवाल हल करते हुए 0/3 आ गया तो बोलेगा 0, और 3/0 भी आ जाता है तो बोल देता है 0, जो कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट जो गलती करते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है मेरे भाई, क्योंकि आप जब भाग दीजिएगा ना 0 से, ये वाला 0 जब 3 में भाग दीजिएगा तो 0 बार में खिलाइएगा 0, फिर से 3 आ जाएगा, ये आप करते रहिएगा, आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जब ध्यान में रखना कि जब 0 से भाग देते कोई संख्या में तो हमेशा उत्तर अपरिभाषित होगा। यानी कि आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये इस प्रकार का जो सवाल आपके यदि देखने के लिए मिल जाए, ध्यान में रखना यदि माथा पर शून्य रहेगा, ध्यान में रखना, माथा पर शून्य, माथा यानी मुंडा कैसा रहता है, 0 रहता है, तो समझ लीजिएगा उसका आंसर 0 है। यदि माथा पर शून्य नहीं रहेगा समझ लीजिए उसे हम ज्ञात
नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप जो है कि माइंड में सेट रख लीजिएगा। माथा पर शून्य रहेगा तो आंसर शून्य होगा, माथा पर शून्य नहीं रहेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते। कहाँ जा करके वो वजन गिरेगा पता नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट का जुगाड़ लगाए हैं कि जब किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाता है तो उत्तर हमेशा शून्य आता है। जी मेरे भाई, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, गुना 4 है, गुना 5 है, गुना 6 है। जैसे शून्य से गुना किए किसी में तो सब जो है कि शून्य आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि जो आप मोबाइल देख रहे हैं, जैसे नोकिया का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, जो भी मोबाइल एंड्रॉयड सेट है, उसमें कहता है जितना बटन है, जैसे बटन आपका स्टार्ट किससे होता है मेरे भाई, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। बोले इन सभी को यदि आपस में एक एक करके गुना कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई बहुत स्टूडेंट जो है कि ये बता ही नहीं पाए कैसे होगा, कैलकुलेशन करके देखेंगे तब बताएंगे। नहीं मेरे भाई, देखिए शून्य आ गया ना, शून्य जब आ जाता है तो आंसर बोलेंगे हमेशा 0। ध्यान में रखना। तो आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि मोबाइल में जितना भी बटन है उन सभी को गुना कर देंगे आपस में, कितना रिजल्ट आएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख, आप क्वेश्चन भी किसी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। और देखिए मेरे भाई कॉन्सेप्ट है, देखिए पूरा डिटेल से पढ़ेंगे मेरे भाई। ये देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहला जुगाड़ यहाँ पर लगा, यहाँ से थोड़ा सा टर्म जो है कि अलग हो गया। ध्यान में रखना, पहला टर्म में हमने बताया कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट। तो डिजिट मेरे भाई, डिजिट की बात किया जाए टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 लेकर के 9 तक को जो है कि अंक कहते हैं मेरे भाई। ये टोटल गिनिएगा 10 गो है, 10 गो से ही टोटल दुनिया में जितना भी नंबर है सब नंबर ये 10 ही गो से बनता है। उसके अलावा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है, और यही नंबर स्टूडेंट जो है कि याद नहीं रख सकता है। ठीक, कुछ भी लिखना है, कितना भी चीज़ बोलना है तो इसी चीज़ से बनेगा। ठीक है, इसी चीज़ से बनेगा। तो ये हो गया। तो अंक पहले हमने संख्या पढ़ रहे हैं, तो ये पहले हमने अंक जाना। अब हम जानेंगे कि संख्या किससे कहते हैं। ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ठीक है, संख्याएं किससे कहते हैं ना, नंबर किससे कहते हैं, नंबर क्या, व्हाट इज नंबर। तो हमने लिखा कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी यही सब जो है कि मिल जाएगा, झुंड बना लेगा, जैसे 2 3 4। तो ये मेरे भाई आपका क्या है ना, ये आपका संख्या बन गया, क्योंकि ये जो अंक है, अंक का झुंड आ गया तो ये क्या आ गया, आपका संख्या हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा। अच्छा एक बात और बता देते, जो कि यहाँ पे बहुत अधिकतर स्टूडेंट गलती कर बैठते, वो होशियार स्टूडेंट गलती कर बैठे, बुर्बक दोनों गलती कर बैठे। मान लेते हैं मेरे भाई कि कोई हमें आंसर ला रहे हैं, किसी को हल करते हुए आंसर ला रहे हैं, कोई सवाल है, उस सवाल को हल करते करते आंसर आया तो x बराबर मान लेता है, x बराबर या तो फिर लड़का बराबर, यानी लड़का लड़की जो भी रहता है ना, जैसे लड़का रहता है तो इन सभी को कोई सवाल हल करते तो ये जूम नहीं कर लेते कि x है, तो मान लेते हैं x बराबर कोई 5 आ गया। ठीक है, अब यदि कोई आपसे पूछ देगा कि यह संख्या है या अंक है, तो आप लोग क्या कहिएगा। आप लोग तो, आपको तो अंक पता चल गया और नंबर पता चल गया, तो बताइए मेरे भाई आप लोग इससे क्या कहिएगा, ईमानदारी से। मेरे भाई हम दावे के साथ कह सकते हैं ये वाला जो हमने लिखा, बहुत सारा स्टूडेंट का जो है कि उत्तर जो है अंक आया होगा कि मेरे भाई अंक बोलिएगा कि अंक कहते हैं सर, लेकिन मेरे भाई ये आपका गलत है, ये अंक नहीं कहलाएगा, ये आपका संख्या, ये संख्याएं कहलाएगा। बोलेगा कि सर अभी तो आपने बोला अंक, और अंक में तो एग्जाम्पल भी दिए हैं, अब आप 5 को संख्या क्यों कह रहे हैं, हमें तो कन्फ्यूज में डाल दिए, है ना। तो मेरे भाई वही फ्यूज को जो है कि हम दूर करने के लिए आपके लिए हाजिर लेकर के आया हूँ मेरे भाई। टोटल ऐसा बताएंगे कि एक भी कंफ्यूज जो है आपके माइंड में नहीं रहे। तो एक बात कॉन्सेप्ट कीजिएगा मेरे भाई, ये जो x का मान आया होगा, मान लेते हैं कि 5x का मान जाएगा, 5 गो लड़का का हम माने होंगे x, या फिर लड़की को या गधा गधी, ये किसी भी बकरा बकरी किसी को भी हम x माने होंगे। अब उसको हल करते हुए बकरा या बकरी या लड़का हमने बोला कि 5 आ गए। अब हम क्या किए मेरे भाई, लड़का गिने, एक लड़का, फिर एक 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 एक, इस प्रकार से जो हम गिने 1 2 3 4 5, तब जा करके हुआ 5। तो इस दरमियान मेरे भाई एक प्रकार का एक समूह बन जाता है। ये अंक को, बहुत सारा अंक को गिन करके जो है कि 5 बोले, तो इस समय आपका जो है कि संख्या हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, कोई भी सवाल हल करते हुए यदि आपका आ जाए 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो उस समय आप अंक नहीं कहिएगा मेरे भाई, उस समय संख्या कहिएगा। बोलेगा अंक तब कब कहेंगे, हाँ डायरेक्ट यदि कोई पूछ देगा कि 5 क्या है,
तब बोलिएगा अंक है। यदि किसी के बराबर पूछ देगा कि 5 क्या है, तब मेरे भाई संख्या बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्टूडेंट को जो कि पता नहीं रहता है मेरे भाई, जो कि कन्फ्यूज में रहता है और वो बनाते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। कोई टीचर पढ़ा रहा है, कभी नंबर बोल रहा है, आप लोग सोचेगा अंक पढ़े तो नंबर इसको क्या बोल रहा है, उसी वजह से नंबर बोल रहा है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर कब बोलेंगे और डिजिट कब बोलेंगे। जब खाली पूछे एक क्या है तो आपको अंक बोलना है। यदि x बराबर या कोई भी चीज़ का वैल्यू बोल दे, 1 या 5 या 6 कुछ भी बोल दे, तो उस समय संख्या हो जाएगा। ठीक है, गिनती गिनने की बात आ जाएगी, बोल देगा स्कूल में यहाँ 2 लड़की बैठा हुआ थी, अंक है कि संख्या है, बोलेगा संख्या है। ठीक है, चलिए मेरे भाई। अच्छा, अंक और संख्या हमने देखा। अब सीखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा है गिनती गिनने वाली संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना, बचपन से जब पेन पेंसिल जब पकड़ते हैं तो गिनती जब टीचर गिनाता है 1 से गिनाता है, बोले 1 2 3 4 5, इस प्रकार से गिनती गिनते हैं मेरे भाई। तो ये सब आपका जो है प्राकृत संख्या, वो ये माइंड में सेट कर लीजिए। इसलिए पहले चलता था मेरे भाई 54 चलता था, 58 चलता था, वो सब हटा करके डायरेक्ट बोला प्राकृतिक संख्या चलाने लगा, 1 रुपया चलाने लगा, 2 रुपया 3 रुपया, इस प्रकार से गिनती होने लगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गिनती गिनने वाली संख्या, नेचुरल नंबर। ये सब छोटा मोटा जो है कि आपका बेसिक है मेरे भाई। जब तक मैथ पढ़ते रहिएगा ये सब कॉन्सेप्ट आपके बीच में जो कि आते रहेगा, घूमते रहेगा। बस ये सब जानिएगा, जानकारी होगा, तभी तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटैक कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी प्रकार से। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तब फटाक से बता दीजिए क्या है, नहीं आपको समझ में बहुत अच्छा सा है। अब यही समय आपको दिक्कत है और आप बैठ गए कोई चीज़ को मैथ का सवाल लेकर के, अब वो प्राकृतिक संख्या बक रहा है, पूर्ण संख्या बोल रहा है, पूर्णांक संख्या बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है पूर्णांक संख्या, उस समय आप कन्फ्यूज में हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब का ज्ञान आपके पास रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आपको पता चल गया प्राकृतिक संख्या। अब मेरे भाई जो है कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में देखिए हमने क्या लिखा कि यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी मेरे भाई जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से, 1 2 3 4, इस प्रकार से हम लोग इस परिवार है, प्राकृतिक संख्या परिवार है, इसमें शून्य को शामिल कर दो। तो जैसे शून्य को शामिल कर देंगे तो वो हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई, पूर्ण संख्या हो गया। ये माइंड में सेट कर रख लीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका जैसे हमने बोला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाते रहे, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। क्लियर है। चलिए ये पूर्ण संख्या पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहेंगे मेरे भाई, हालांकि बहस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूछ देगा एग्जाम हॉल में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो बोलिएगा 0। ध्यान में रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। किस प्रकार, बड़ी पूछेगा तो पता नहीं है यानी अनंत हो जाएगा, पता ही नहीं। कोई भी बड़ी पूछेगा तब बोल दीजिएगा अनंत है, छोटी पूछेगा तब बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है। करा पूर्णांक संख्या, मेरे भाई पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर नंबर्स क्या है। हमने लिखा यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य सहित यानी शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल कर दिया जाए तो वह जो है कि पूर्ण संख्या बन जाता है। जी मेरे भाई, सबको जो है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य सहित, जैसे हमने बोला धनात्मक ऋणात्मक दोनों की बात हो रहा है मेरे भाई, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, जैसे -3 -2 -1 है ना, फिर 0 फिर 1 2 3, इस प्रकार से जाते रहेगा। तो ये प्लस माइनस जहाँ आप जब भी कहीं पे देखिएगा आप डायरेक्ट बोलेगा ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यदि सिर्फ दिख जाए मेरे भाई, सिर्फ ऐसे दिखे आपको, ये बोलेगा 1 2 3 ये 4, बोलेगा पूर्णांक संख्या है। कौन पूर्णांक संख्या है, यदि बोलेगा आखिर पूर्णांक है तो कौन पूर्णांक है, तो मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये बोल सकते हैं। 0 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 0 1 2 3 रहेगा तो पूर्ण संख्या होता है। ये पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट, लेकिन इसे हम पूर्णांक भी बोलेंगे, लेकिन कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। माइनस वाला रहेगा तो उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, -1 -2 जो भी रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। क्लियर है। अब आगे देखिए मेरे भाई, ये देखिए बहुत आपके लिए कम है ना, हेल्पफुल होगा। जैसे सम संख्या है यानी इवेंट नंबर्स क्या है, तो हमने लिखा यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 आता हो है ना, दिख जाए तब वह सम संख्या कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या के इकाई, जैसे 2 3 4, अब यहाँ पे इकाई स्थान इधर पीछे वाला बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सकरात। ठीक है, तो ये इकाई स्थान पे यदि आपका 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 ये 6 दिख जाए है ना, 8 दिख जाए, तो ये सब क्या होगा आपका
सम संख्या होगा, बेहिचक सम संख्या। और जो सम संख्या होगा वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये भी बात ध्यान में रखना। अभी हम आगे पढ़ेंगे विभाज्यता करनी है, 2 से भाग कैसे लगेगा, कैसे जानेंगे कि 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग कैसे जानेंगे लगेगा, 5 से भाग, 6 से, 8 से, 10 तक, 11 से, ये सब जानेंगे मेरे भाई। बस आप शुरू से अंत तक मेरे साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरे भाई, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगा ना कि मत पूछिए। तो देखिए आप समझ गए कि सम संख्या क्या है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी लिखा दिया, ठीक है। अच्छा, या करके भी लिखे, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे भी क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब मेरे भाई आपके लिए आता है देखिए विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर क्या है। सम पढ़े, विषम भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगता हो उसे विषम संख्या, यानी जो 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे 3 है, 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। जैसे खिलाएंगे एक बार में तो एक शेष बच गया, तो जो शेष बच गया तो वो 2 से भाग नहीं लगा ना, तो वो विषम संख्या होगा। विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 में 2 2 जोड़ते जाइएगा, सब विषम संख्या होगा। यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इस प्रकार से। यानी हम कह सकते हैं जो 2 से भाग नहीं लगे वही आपका विषम संख्या होगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। जो 2 से लग जाएगा तो उसे सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल भी हमने लिखा दिया। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए परिमेय संख्या क्या है ना, रैशनल नंबर्स क्या है। हमने लिखा वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन में हमने लिखा है कि जहाँ q का मान जो है कि 0 कभी नहीं होना चाहिए। जो परिमेय संख्या वो भिन्न संख्या है, हमने ऊपर में भी बताया आपको, ठीक। तो q का मान मेरे भाई कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बोला 5/0, अब यहाँ पर जैसे q का मान 0 होगा तो हमने अभी बोला था इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो कई स्टूडेंट का जवाब होगा 0, जो कि अभी हमने बताया जब माथा पर 0 रहेगा, नीचे में कुछ संख्या रहेगा तब 0 होगा। जब नीचे में 0 रहता है, माथा पर कोई संख्या रहता है, उसे ज्ञात नहीं कर सकती। ये हमने बताया, लेकिन अब क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। इसलिए हमने बोला q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि 1/2 ये p है, ये q है, ये आपका परिमेय संख्या है। 3/4 ये क्या आपका परिमेय संख्या, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय से दोनों को थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझिए, ठीक है। तो दोनों हम बोल रहे हैं, ध्यान समझना है, ठीक है। तो हमने बोला वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे हो गया √3, √5, बोलिएगा √4 क्या है, तो √3 आपका जो रूट से बाहर नहीं है वो अपरिमेय होगा। लेकिन √4 जो है कि √4 का बाहर आ जाता है 2, क्या जाता है मेरे भाई 2, जो कि आपका √4 आपका परिमेय संख्या बन जाता है। तो ये सब छोटा छोटा बात क्लियर रखना है, ध्यान में रखना है। जो रूट के अंदर में सरेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। आपसे यदि एग्जाम में पूछ दे कि पाई क्या है, परिमेय का परिमेय, तो मेरे भाई पाई आपका अपरिमेय है और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और 22/7 जैसे लिखेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि पाई अपरिमेय है तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा तो उसे भी अपरिमेय कर दीजिए। ये भूल में भी मत रहिएगा मेरे भाई, ध्यान में रखना। सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप क्लियर कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो सारा आपको क्लियर कीजिए, ठीक है। यदि मिस्टेक्स हम कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए यदि छूट जाता है तो मेरे भाई आप कमेंट कर दीजिए, बेहिचक हम वहाँ पे आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और रखना है, ये अपरिमेय संख्या देखिए आपको बहुत सारा रूप में रह सकता है देखने के लिए। जैसे अपरिमेय संख्या 1, देखिए 1 मान लेते हैं 0 1 दिए, 1.01, 011, 0111, 0111, इस प्रकार से भी मेरे भाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या बोलना है। यानी जिसका अंत ही नहीं हो, हल नहीं कर सकते। देखिए 0 1 है, फिर 0 के बाद 2 को 1, 0 के बाद 3 को 1, 0 के बाद 4 को, ऐसा क्रम में रहेगा तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। ये भी छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और रेकरिंग वाला प्रश्न जितना भी रहेगा, जैसे 6 हो गया इस पर रेकरिंग दे देगा, जैसे 0.3 हो गया इस पर रेकरिंग दे, तो रेकरिंग वाला प्रश्न भी आपका परिमेय संख्या होगा। जो रूट के बाहर, जो रूट के अंदर में ही सरेगा वो आपका क्या जाता है, अपरिमेय होता है। और परिमेय प्लस अपरिमेय पूछ दे, परिमेय और प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है, ध्यान में रखना। प्लस या माइनस, परिमेय प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा, अपरिमेय पूछ देगा, अपरिमेय, उस दरमियान हमेशा आपका जो आंसर आएगा अपरिमेय होगा मेरे भाई, ये ध्यान में रख लेना। परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय माइनस अपरिमेय पूछेगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए।
देखिए हमने लिखा यौगिक, यौगिक का दूसरा नाम भाज्य संख्या है, ध्यान रखना, जिसको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगे, यानी एक और स्वयं, जैसे कि हमने बोला एक तो एक है, स्वयं दो हो गया, है ना। एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या टपक जाए, 3 टपक जाए, 4 टपक जाए, 5 कुछ भी टपक जाए, उनसे यदि भाग लग जाए तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल उठाता हूँ, 4 क्या है मेरे भाई, 1 से भाग लगेगा, स्वयं 4 से भी लगेगा, उसके बाद 2 से भी टपक के लग गया, तो ये मेरे भाई पक्का जो है कि भाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 ही होता है, ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी मेरे भाई, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, इन दोनों का गुणनफल 8 होगा। ये माइंड में थोड़ा सा सेट रखिएगा, छोटा छोटा पूछ देता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी हो गया आपका क्या मेरे भाई, भाज्य। जैसे 6 लिए, 8 लिए, 12 लिए, 10 लिए, सब क्या है, एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लगता है। अच्छा, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर्स कहते हैं। हमने लिखा वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, एक देखिए हमने क्या बोला, एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या नहीं टपक जाए तो वही आपका अभाज्य संख्या होता है। जैसे हमने बोला 2, क्या है, 2 जो है मेरे भाई, ये सिर्फ 1 से लगेगा और सिर्फ 2 से लगेगा, बाकी तो किसी से नहीं लग रहा है ना। 1 और 2 यानी 2 आपका स्वयं, बाकी किसी से नहीं लगेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा। ये पूछता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेगा 2, 3, 5, 7। अच्छा, 9 बोलेगा कौन संख्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पे 9 ना भाज्य है, ये 9 आपका भाज्य है, ठीक है, और विषम भी है, ये बात ध्यान में, क्योंकि 9 में 1 से भी भाग लगेगा और 9 खुद से भी भाग लगेगा, उसके बीच में आपका 3 से भी टपक गया, इसलिए ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है, ध्यान में रखना। विषम भलो ये है। ठीक है, चलिए अब अगला दिखे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर किया, यानी वास्तविक संख्याएं क्या है, किसे करें। ये भी मेरे भाई बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि गलती कर बैठते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि गड़बड़ कैसे करते हैं। ध्यान में रखना कि वैसे संख्याएं जिसमें हमने बोला, वैसे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे परिमेय और अपरिमेय, और जितना ऊपर में अभी पढ़े, जितना चीज़ पढ़े मेरे भाई, सब जो है कि रियल नंबर था, कोई फेक नंबर नहीं था, वो सब क्या था, रियल नंबर था, और सब वास्तविक संख्या था। ठीक है, ध्यान में रखना। बोलेगा सर वास्तविक संख्या बता दे, आखिर वास्तविक संख्या कब होगा, ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्न हल करेंगे मेरे भाई ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर सिस्टम में ही हल करेंगे, बताएं कोई भी चैप्टर में आ जाएगा, वहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे भाई, वहाँ पे लिख देते हैं अपरिभाषित, लिख देते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान में रखना है, जब दिखे द्विघात वाला समीकरण वाला प्रश्न आता है ना, तो उसमें कभी कभी हम लिख देते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, आभासी है, अवास्तविक है, तो वहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे हमने अथवा में लिख दिया कॉन्सेप्ट को, जिसका वर्ग करने पर उत्तर धनात्मक या शून्य हो, है ना, वही वास्तविक संख्या होगा। यानी वर्ग करने पर जो उत्तर जो है कि धनात्मक या शून्य, मान लेते हैं √2 है, ठीक है, वर्ग, जिसका वर्ग करने पर उत्तर धनात्मक या शून्य, वर्ग कर दिए, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। जैसे हम 2 का ही वर्ग कर दिए तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका वास्तविक संख्या। बोले अवास्तविक कौन है सर, ये तो कहाँ बताइए आप, तो मेरे भाई ये आपका रूट में है -2, यदि बोल दें इसका वर्ग कीजिएगा तो ये जो है मेरे भाई ये कट जाएगा, लेकिन उत्तर आएगा माइनस में, जो कि यही आपका अवास्तविक संख्या है। ऐसा टर्म आता है हम बोलते हैं अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, ये बोलते हैं, ध्यान में रखना। और आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो माइंड में सेट रखिएगा, जब रूट के अंदर माइनस कुछ भी दे दे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दे दे, वो अवास्तविक संख्या होगा और उसे हल नहीं करते हैं, ध्यान में रख लेना, ठीक है, हल नहीं कर सकते हैं। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए मेरे भाई। ये बहुत सारा स्टूडेंट को जो है कि यहाँ पे तकलीफ होते हैं, और यदि तकलीफ नहीं भी होते हैं तो वो ये नहीं जान पाते हैं कि अवास्तविक संख्या आखिर क्या है, किसे कहते हैं। मेरे भाई बिलीव कीजिए, ठीक है, ये जो है बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, वास्तविक पता रहता है, अवास्तविक नहीं पता रहता, क्योंकि हमने आजमा लिया। ये बात ध्यान में रखना, हम क्या कर लिए हैं, आजमा लिए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या है। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि यूक्लिड भाजन प्रमेय का जब यूज हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस क्या चीज़ मेरे भाई आर बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा आपका जो कि कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से यदि भाग मेथड से बताएं, ये साइड रहेगा ए, ये साइड रहेगा बी, यहाँ पे रहेगा क्यू और नीचे में हमेशा आर रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है आपका मेरे भाई। यहाँ देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा बेसिक का निचोड़ दूंगा मेरे भाई को। आज के बाद मेरे भाई जो भी प्रश्न जो भी चैप्टर को हल कीजिएगा तो आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगा कि किसी बेसिक है क्या चीज़ है नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। बस जब टोटल चीज़ का खात्मा कर देता, क्योंकि संख्या पद्धति है तो टोटल चीज़ का जो कि कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे आया हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मेरे भाई आपके लिए कम ही यूज होगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे दे दिया कि यदि किसी संख्या का हर यानी कि नीचे वाला को कहते, नीचे वाला 2 और 5 पावर में कुछ भी आ जाए तो इसलिए पावर लिख दिया m या फिर n, पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए और ऊपर में कुछ भी रहेगा। ठीक है, कुछ भी रहेगा, कोई उससे बस नहीं। तो जब भी इस रूप में रहेगा तो उसे हम कहते हैं शांत है। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा चीज टपक जाता है तो वो अशांत होता है। जैसे एक एग्जांपल लिए, ऊपर में 3 है, नीचे में कोई सवाल को हल किए 2 और 3 और 5 आ गया, ये आपका अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। जो शांत होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो अशांत होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान में रखना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, जो शांत होगा वो दशमलव के बाद कट जाएगा, जो शांत नहीं होगा दशमलव के बाद नहीं कटेगा। ये जैसे हमने दिया ना एग्जांपल 2 गुना 5 गुना ये 3, ये अशांत है, इसको भाग दीजिएगा दशमलव के बाद नहीं कटेगा। अच्छा बोल देगा 5/3, तो मेरे भाई सिर्फ 3 भी आया ना, तो ये भी अशांत है। मेरा कहने का मतलब ऊपर में कुछ भी रहे, जैसे 7 है, नीचे में सिर्फ 2 भी आएगा तो शांत होगा, या सिर्फ 5 भी आएगा शांत होगा, ये दोनों भी आएगा तो शांत होगा, इन दोनों के अलावा बीच में कोई भी अड़चन लगा दे तो वह अशांत होगा। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ हमने लिखा, थोड़ा सा देखिए जुगाड़ लगाया है कि सहभाज्य संख्या क्या है, यानी कोप्राइम नंबर्स क्या है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं का है ना, संख्या का एचसीएफ 1 हो, ध्यान में रखना क्या हो, 1 हो, तब उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सहभाज्य संख्या हम बोल सकते हैं, कोप्राइम नंबर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको बोल देगा 2 3 5, ठीक, ये सब यूज होगा मेरे भाई। टीचर बोल देगा ये आपका जो है कि ये एचसीएफ 1 हुआ, 2 3 ये एचसीएफ नहीं ली, वहाँ पे हम सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये सब कोई भी हो जाएगा जिसका एचसीएफ 1 हो, वो समझ लीजिए सहभाज्य संख्या। ठीक है, माइंड में सेट है। जुड़वाभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, यानी ट्विन है ना, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, ये जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना 2 हो, तो जैसे हमने लिखा ये मेरे भाई ये आपका 2 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भाज्य संख्या दे दी थी। ये मेरे भाई 5 और 7 अभाज्य संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 2 है, तो यही आपका क्या होगा मेरे भाई, ये आपका होगा जुड़वाभाज्य संख्या। जैसे 3 5 दिया था, अंतर की बात बोले तो 2 है, तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 आ रहा है वहाँ पे जुड़वाभाज्य संख्या वर्ड भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये थोड़ा सा बीजे गणितीय सूत्र है, यानी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जब पढ़ेंगे मेरे भाई है ना, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है कि इस सभी पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। यहाँ पे मेरे भाई आप देख लीजिए सब फॉर्मूला है। ठीक है, इन सभी को जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, और जब सवाल बताएंगे तो उस समय जो है कि हल करते रहेंगे। ये मेरे भाई ये तो 32 नंबर वाला चीज़ तो हमने अभी बताया था, अभी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि बीच में रहेगा ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा आपका क्यू, ये रहेगा आर। ठीक है, ए हमेशा बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा, ये भाई बड़ा लिखा दीजिए, ए बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ध्यान में बी से बड़ा। ये हमने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा दिखे अभी यहीं पे समझिए। ये 0 जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता आर। ठीक है, कभी भी हल करेंगे, आर से बड़ा हमेशा बी रहेगा, इससे बड़े बी रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, 2 लिखे यहाँ पे 5 लिखे, तो जब खाएगा तो 2 बार में खाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाए 4, ये 1। तो यहाँ देखिए मेरे भाई इससे बड़ा है ना, बी हमेशा बड़ा रहेगा। आर क्या होगा, आर जो है बड़ा भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है, या क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है, ध्यान में रखना। तो हमने यहाँ पे बोला क्या चीज़, यहाँ देखिए कि 0 से बड़ा आर या 0 के बराबर आर हो सकता है। आर का वैल्यू 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन आर से बड़ा हमेशा क्या रहेगा, बी रहेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है,
चलिए अगला देखिए मेरे भाई, और है हाँ मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जान रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका जीरो है। लड्डू मेरे भाई, लड्डू शून्य बटा सन्नाटा, ये आपके लिए VBI मोस्ट VBI, कोई भी चैप्टर हल कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो है कि मैथ का प्रश्न कुछ ना कुछ भेजा में घुसेगा, अन्यथा आपको बाउंस मारेगा, ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आप लर्न कर ही लीजिए, तब जाकर के जब ये संख्या पद्धति हम स्टार्ट करेंगे उसको देखने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, बहुत समझ में आएगा। ये लर्न नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है, बस बाउंस मारेगा, आपको ध्यान में रखना है। उस समय समझ में आ जाएगा, घर में बनाइएगा, भूल जाइएगा, ये हो जाएगा हाल तब। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, 2 से भाग लगने का नियम। जी मेरे भाई, 2 से भाग लगने का नियम कैसे जानेंगे कि ये संख्या कुछ भी दे दिया जाए, 3 दे दिया गया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 0 दे दिया, कैसे जानेंगे? 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 8 से लगेगा, कैसे जानेंगे? तो वही जुगाड़ लगाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 से भाग लगने का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता हो तो वह 2 से भाग लगेगा, कहानी खत्म। यानी इकाई स्थान ये है, यहाँ 0 दिख गया, 2 से पता चल रहा भाग लगेगा। और जब 0 आएगा तो 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, ये भी माइंड में सेट कर लेना, हालांकि आगे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा एग्जांपल लिखा, जैसे 44, तो इकाई स्थान पे 4 है, 2 से लगेगा, यहाँ इकाई स्थान पे 0 है, 2 से लगेगा, 2 है ना, तो 0 तो 2 से लगेगा, ये सब जो है कि 2 से भाग लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सब सवाल हल करेंगे, किसी को हम 2 से कटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्यों 2 से कटा रहा है। चलिए 3 से थोड़ा सा नियम जान लीजिए। 3 से भाग लगने का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्याओं का योग 3 हो, 3 से पूरा भाग लग जाता हो, यानी दी गई संख्याओं का योग 3 से भाग लगना, यानी कि 3 के पहाड़ा में आना हुआ चीज़, ठीक है। तो 3 से भाग तो दी गई संख्या भी 3 से भाग लगेगा, ध्यान में रखना। जैसे हम आपको दे दें 1 2 3, ठीक है, तो हम बोलेंगे दी गई संख्या, इसको जोड़ लीजिए, 1 1, ये जोड़िए 1 + 2 3 3 3 6, ये 3 के टेबल में दी गई 6 आता है, बोलेगा जी सर 3 के टेबल में 6 है दोबारा में। तो ये जो 123 जो हम आपको दिए हैं 123 है, ये भी 3 के टेबल में है, जांच लेते हैं, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यहाँ खल्लास हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, कहानी खत्म, ये आपका हो गया। तो जब दी गई संख्या को जोड़ लेना, वो देख लेना कि 3 के टेबल में है तो वह 3 से भाग लगेगा, क्लियर, माइंड में फिक्स कर लीजिए मेरे भाई। 4 का नियम थोड़ा सा जान लेते हैं ना। 4 का नियम क्या कहता है मेरे भाई, 4 से भाग लगने का नियम कहता है, यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूरा भाग लगता है तो दी गई संख्या भी 4 से भाग लगेगा, कहानी खत्म। यानी कि जो दी गई संख्या, जैसे हमने लिया 1 3 2 4, हमने बोला दहाई और इकाई अंक से जो बना है संख्या, जैसे 24 बना है, ये यदि 4 से भाग लग जाता है 24, या चरका टेबल में 24 है, तो यानी 4 6 24, तो ये जो दी गई संख्या है ये भी 4 से लगेगा। जैसे जांच कर लेते हैं, ये 13 है और 24 है, 4 से भाग दे रहे हैं, बोलेगा 4 तिया 12, बचा 1 1 यानी 12, 4 तिया 12, 4 1 4, पूरा लग गया। तो इस प्रकार से जो है कि हम अटैक करेंगे, आगे सवाल जब हल करेंगे आपको पता आना चाहिए कि 4 से भाग लग रहा है, कैसे लगा रहा है, ये जाँच लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हमने लिखा 5 का नियम। 5 का नियम याद रखिएगा मेरे भाई कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से भाग लगेगा, ध्यान रखना। यानी कोई संख्या 3 4 5 ये आ गया, तो अंतिम यदि 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए या दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी संख्या क्या होगा, 5 से भाग लगेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने लिखा 10, ये हमने क्या लिखा एग्जाम्पल में मेरे भाई, 10 लिखा, 15, 100, 1000, कुछ भी लिखा, अंतिम में 0 है तो वो क्या लगेगा, 5 से लगेगा। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ दे दीजिए, 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी 5 से लगेगा, क्लियर है। तो ये सब छोटा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। अच्छा 6 का नियम थोड़ा सा जान लीजिए। 6 में यहाँ थोड़ा सा हम बहुत चीज़ समझाने वाला हूँ, ध्यान से। 6 का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 से भाग लगता है तो दी गई संख्या भी 6 से भाग लगेगा। जैसे बोले 1 3 2, ये संख्या 2 से भाग लगेगी क्योंकि अंतिम में 2 है। 3 से भाग लगने का नियम जोड़ लेना, 3 1 4 4 2 6 3 के टेबल में ये भी 3 से भी भाग लगेगा। तो जो 3 और 2 से भाग लगेगा वो 6 से भी लगेगा। जैसे आज मान लेते हैं 6 से दे करके, 6 दूना 12, बचा 1, यहाँ बचा 2, 6 दूना 12, इस प्रकार से लग गया। तो ये 6 का नियम है ना। तो 6 का नियम यानी 6 को गुणनखंड कर दे, 2 और 3 हुआ, तो जो 2 3 से लगे वो 6 से लगे। उसी प्रकार से आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं कि 15 से भाग लगने का नियम,
तो जो 3 से लगे 3 15 का गुणनखंड करेंगे 3 5, तो जो 3 से लगे 5 से लगे वो 15 का भी लगेगा। इस प्रकार से बहुत सारा निकाल सकते। ठीक है, मोटा मोटा हमने क्या चीज़ है क्या लिखा। 7 का नियम देखिए मेरे भाई, 7 का नियम थोड़ा सा जान लेना है ना। तो 7 का नियम हमने देखिए क्या लिखा, थोड़ा सा है ना लिखे। हम लिखा कि यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान के अंक को 5 से गुणा कर बचे संख्या में जोड़ देने पर 7 से भाग लग जाता है, तब दी गई संख्या 7 से भाग लगेगा। ध्यान रखना, हम बोले दी गई संख्या, जैसे हम उठाते हैं यहाँ पे मेरे भाई, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ कि हमने यहाँ पे यही एग्जाम्पल उठाया 343 है, पता नहीं 7 से लगेगा रखने लगे। हमने बोला दी गई संख्या का इकाई स्थान में 3 है। ठीक है, तो इकाई से 3 है, तो इकाई स्थान के अंक को 5 से गुना कर देना। तो ये 3 है, इसको 5 से गुना कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया 15। फिर हमने बोला कि 5 से गुना कर बचे संख्या, तो बचा 34, बचे संख्या में जोड़ देने पर, तो जोड़ देते हैं यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 35। ठीक है, ये सॉरी 15 हुआ ना, तो 5 या 15, 15 जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 3 1 4 यानी हो गया 49। फिर हमने देखिए क्या बोला, जोड़ देने पर 7 से भाग देने पर या फिर 7 के टेबल में 7 के पहरा में आ जाता है, तब दी गई संख्या भी 7 से भाग लगे। तो ये 49 7 के टेबल में 7 7 49, तो ये जो 343 है ये भी 7 से भाग लगेगा। आप लगा सकते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से 7 का नियम फॉलो कर गया। 8 का नियम देखिए क्या कहता है। 8 का नियम ये कहता है कि यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 8 से पूरा भाग लगता है, तो दी गई संख्या भी 8 से लगेगी। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 4 है, हम कैसे जानेंगे 8 से लगेगा, हालांकि 2 से लगेगा तो पता है अंतिम में 4 है। हम बोले डायरेक्ट कैसे जाने 8 से लगेगा, हमने बोला सैकड़ा ये 3 है, दहाई 4 है और इकाई भी 4 है। तो हमने बोला सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, तो बन गया संख्या ये 344। क्लियर है, बनी संख्या को 8 से पूरा भाग, यानी 8 से भाग दे दीजिए। यदि लग रहा है तो ये टोटल संख्या 8 से लगेगा। तो देखते हैं इन सभी को 8 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई। तो बोले 8 चौके 32 बचा 2 सटाएं, 8 चौके 32 बचा 2 यानी 24, तो 8 या 24 यानी ये लग गया। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है 12,344, ये भी 8 से लगेगा। तो इस प्रकार से हम जो है कि ट्राई करते हैं। ठीक है, 9 से लगने का नियम दिखेगा मेरे भाई। 9 से भाग लगने का नियम क्या कहता है, कहते हैं यदि दी गई संख्याओं का योग 9 हो, 9 से पूरा भाग लगता है, यानी जो भी दिए हैं उसको जोड़ेंगे 9 का पारा में आ जाता है, तो दी गई संख्या भी 9 से भाग लगेगा। जैसे कुछ भी दे दे, जैसे 1 7 1 दिया है, इसको जोड़िए 7 1 8 1 9, 9 के टेबल में 9 है क्या है, तो ये 9 से भी भाग लगेगा। जैसे एक हम लगा कर दिखाते हैं 9 से। ठीक है, तो 9 से 9 1 8 9 है ना, 9 1 8 9 बचेगा कितना मेरे पास 8 8 यानी 1, तो 9 9 81, 9 9 81 देखिए लग गया ना। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 से भाग लगाना है डायरेक्ट, तो जो दिया गया उसको जोड़ लीजिए और देखिए 9 के टेबल में है कि नहीं, यदि है तो 9 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जोड़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे हमने लिखा है 10 का नियम, 10 से भाग लगने का नियम। तो यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 0 आ जाए, वो 10 से भाग ले, जैसे 1 2 यहाँ 0 आ जाए, जब भी 0 रहेगा 10 से भाग दे दीजिएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे भाई 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ये आपका जो कि 11 से भाग लगने का नियम क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटाता हूँ। हमने लिखा कि यदि दी गई संख्या में सम और विषम संख्या के स्थानों का अंतर 11 से भाग लग जाए या फिर 0 हो जाए, तो दी गई संख्या 11 से भाग लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये उठा लिए 759। ठीक है, हम बोले ये एक स्थान पे, दूसरे का स्थान पे, तीसरे का स्थान पे, एक आपका विषम है 3 आपका विषम है, 3 दोनों को जोड़िए पहले, 7 और 9 जोड़िएगा तो 9 7 हो जाता है 16। ये सम है, दूसरे का स्थान पे क्या आपका सम क्या है 5, तो ये इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो बोलिए आता है कितने 11, तो 11 के टेबल में 11 है, तो ये 11 से भाग लगेगा। तो हमने वही बोला कि जब सम और विषम स्थान का क्या करना है, अंतर कर देना। यदि 11 से लगेगा तो वो 11 से भी लगेगा। जैसे हमने लिखा 1 0 4 0 6, तो एक घर छोड़ के जोड़ लीजिए, 4 1 5 5 6 5 11, और फिर एक घर छोड़ करके जोड़ लीजिए, तो 0 0 0, इसको घटा दीजिएगा तो 11, तो ये 11 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से हमने बोला 5 है 2 है 9 है 1 है, फटाक से करना, एक घर छोड़ के जोड़िए, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक घर छोड़ के जोड़िए, तो 2 1 3 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 11, तो 11 से भाग लगेगा। इस प्रकार से था। अब मेरे भाई थोड़ा दूर के लिए अब मंजिल आपका करीब है, ये सीख लीजिए मेरे भाई बोर्ड मास रूल, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, बीच बीच में यूज करेंगे, आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट।
ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट मेरे भाई, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ध्यान में रखना। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। तो बी से मेरे भाई आपका क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट आपका ये छोटी ब्रैकेट होता है, ये मंझली ब्रैकेट होता है यानी मीडियम होता है, और एक होता है कि बड़ी ब्रैकेट होता है। जब भी प्रश्न में ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट के अंदर में जो भी सवाल रहेगा उससे हल करना है, उसके बाद बाहर वाला को, जैसे 2 + 3 ब्रैकेट दे दिया गया 4, है ना। तो आपको पहले इसको हल कर देना, 2 और 3 5, उसके बाद ये 4 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो पहले ब्रैकेट वाला हल करना है, ठीक, उसके बाद ही कुछ दिमाग लगाना है। ऐसे कोई कभी सवाल सही होगा कभी गलत होगा। जब रूल को तोड़िएगा, मैथ का टांग और तोड़ के बनाइएगा तो क्या होगा, कभी गलती होगा तो कभी सही होगा, है ना, ध्यान में रखना। तो बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ओ से होता है ऑफ यानी का गुना। तो ऑफ वाला प्रश्न यदि का कहीं पे बीच में कोई सवाल में आ जाए तो पहले का को हल करेंगे, उसके बाद भाग को हल करेंगे, उसके बाद एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जो उसके बाद गुना का हल करेंगे, फिर जोड़ का हल करेंगे, फिर घटा। यहाँ पे जोड़ घटा का जो नियम है, यहाँ पे दोनों में से यदि यहाँ तक मंजिल पार कर लिया तो फिर आप पहले जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं था। तो बोर्ड मास नियम कहता है, यानी भाई मेरे भाई ऊपर से आना है नीचे से, ऊपर से आना है नीचे से। इस इंसान गलती क्यों करता है, क्योंकि बचपन में जो बच्चा रहता है वो हमेशा पहले सीखता है जोड़, फिर सीखता है घटा, है ना, उसके बाद गुना भाग, है ना, फिर ब्रैकेट वाला, इसलिए वो गलती कर बैठता है, पहले वो सोचने लगा घटे करने का, जोड़ने का गलत करने लगता है सिस्टम, है ना, इसलिए उसका क्या जाता है गलती हो जाता है। लेकिन वैसा नियम नहीं है, इसी को हम सबको मिला देते तो हो जाता है बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MS मास, ठीक है। तो बोर्ड मास नियम रूल आपको पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट फिर गुना फिर भाग, है ना, फिर भाग, ये पहले ब्रैकेट फिर आपका ऑफ फिर भाग, है ना, फिर गुना फिर जोड़ फिर घटा, इस प्रकार से। तो मेरे भाई ये आपका कॉन्सेप्ट था। इतना सारा चीज़ के बारे में यदि आपको नॉलेज हो गया मेरे भाई, कोई भी चैप्टर उठाइएगा यदि ये सब आ जाता है गलती से भी तो आपको समझ में वहाँ पे अच्छी प्रकार से आएगा। और अब जो मेरे भाई ये हमने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया, अब नेक्स्ट दिन के क्लास में सीखेंगे मेरे भाई RS अग्रवाल, क्योंकि RS अग्रवाल को ही हल करके बता रहा हूँ, और हालांकि असाइनमेंट से पढ़ाऊँगा तब तो थोड़ा सा भी जो कमज़ोर है ना, बहुत कमज़ोर मेरे भाई, उसके पास भी एक पावर हो जाता है। क्योंकि ये जब असाइनमेंट से बताते हैं मेरे भाई तो उसमें क्या होता है ना, छोटा छोटा लेवल से उठा करके हाईएस्ट लेवल करते हैं, और बुक में क्या आता है कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसे आ जाता है जो कि भेजा घुमा देता है, ठीक है। लेकिन हम अभी RS अग्रवाल को ही RS अग्रवाल पे बहस करेंगे, ध्यान में। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी हमने बेसिक बताया सभी बेसिक आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। बस अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे भाई, और जो कि कंफ्यूज जितना भी है सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, यदि पसंद आया मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दें, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई नंबर सिस्टम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।